नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पूरी कहानी काफ़ी ज़्यादा रहस्य और मर्डर मिस्ट्री से भरी है। एक शादीशुदा औरत ने कैसे अपनी अय्याशी के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद वो कैसे हिमाचल से पंजाब पहुंच गई और घर वालों को कानों कान खबर तक नहीं लगी, और फिर उस औरत की एक छोटी सी गलती ने कैसे इस पूरे मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक औरत ने कैसे अपने आशिक के साथ आशिकी करने के लिए अपने पति को मारकर उसकी मौत को एक मिस्ट्री में बदलने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हमारा परिवार अभी काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए हमारी मेहनत का इनाम मिलने के बराबर है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के काफी खूबसूरत से शहर कांगड़ा की और इसे अंजाम दिया गया था 15 फरवरी 2011 को। कांगड़ा में एक छोटा सा होटल है, होटल विशाल, और इसी होटल के रूम नंबर 605 में 14 फरवरी 2011 को एक कपल आके रुकता है। अब दिन भर घूमने के बाद ये लोग रात को खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जब हाउसकीपिंग वाला आके डोर लॉक करता है तो अंदर से कोई भी डोर ओपन नहीं करता, जिसपे हाउसकीपिंग वाले को लगता है कि हो सकता है अभी सो रहे होंगे, जिसके बाद वो चला जाता है। अब कुछ देर बाद उसी होटल का एक स्टाफ ब्रेकफास्ट के लिए आता है, मगर अब भी डोर ओपन नहीं होता, जिसके बाद वो भी चला जाता है। अब जब 12 बज जाते हैं और अब तक कोई रूम से बाहर नहीं आता तो होटल वालों को कुछ शक सा होता है, जिसके बाद उसी होटल का एक स्टाफ उस रूम के बैक साइड पे जाता है और बैक साइड से उस रूम की विंडो से रूम के अंदर देखता है। और वो जैसे ही विंडो से रूम के अंदर झांकता है तो चीख निकल जाती है। वो देखता है कि सामने बेड पे एक लाश पड़ी है और पूरा बेड खून से लथपथ है, जिसके बाद वो भागता हुआ आता है और होटल के बाकी स्टाफ को इसके बारे में जानकारी देता है, जिसके बाद अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब जब पुलिस आती है तो फिर पुलिस की मौजूदगी में उस रूम को दूसरी की से खोला जाता है। अब रूम खोलने के बाद पुलिस जैसे ही उस रूम में एंटर होती है तो पुलिस देखती है कि एक 27 साल के आसपास का शख्स बेड पे पड़ा है और उसके शरीर पे चाकू के कई सारे निशान हैं। अब पुलिस होटल के स्टाफ से पता करती है कि इस रूम में इसके साथ और कौन कौन था, तो पता चलता है कि इसके साथ एक लड़की और थी और ये लोग कल दोपहर में आए थे और शाम को बाहर घूमने के बाद ये लोग रात को यहीं रुके थे और अब वो लड़की गायब है। अब पुलिस उसकी शिनाख्त करने के लिए उस पूरे रूम और उस डेड बॉडी की तलाशी लेती है, मगर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस उस रजिस्टर को चेक करती है जिसमें इन्होंने उस होटल में चेक इन करते वक्त एंट्री की थी। उस रजिस्टर में पुलिस को दिल्ली के लक्ष्मी नगर का एक एड्रेस मिलता है, जिसके बाद अब हिमाचल पुलिस दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें इस एड्रेस को वेरीफाई करने को बोलती है। अब इधर जब दिल्ली पुलिस उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए उस एड्रेस पे पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह एड्रेस फर्जी है। अब हिमाचल पुलिस के हाथ खाली थे और उन्हें इस लाश की पहचान भी करनी थी। ऊपर से ये कत्ल जिस होटल में हुआ था वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जिससे पुलिस को कोई तस्वीर मिल पाती। अब ले दे के पुलिस के हाथ सिर्फ उस डेड बॉडी की फोटो ही थी, जिसके बाद अब पुलिस उस फोटो को वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपवाती है ताकि उस फोटो को देख के कोई शख्स उस डेड बॉडी को पहचान करने के लिए सामने आ सके। मगर 1 महीने से ज्यादा टाइम बीत गया मगर कोई सामने नहीं आया। इधर पुलिस इन सब के बीच अपनी तफ्तीश जारी रखती है और फिर से उसी होटल में पहुंच के उस पूरे मर्डर के सीन को रिक्रिएट करती है। अब उस पूरे मर्डर के सीन को रिक्रिएट करने पे पुलिस ये पाती है कि जिस तरह से इस शख्स के शरीर पे चाकू से इतने सारे वार किए गए हैं तो कॉमन सी बात है ये चिल्लाया भी जरूर होगा और इसकी आवाज आसपास के रूम में भी जरूर गई होगी। तो फिर इसकी चीख की आवाज आसपास के रूम वालों ने कैसे नहीं सुनी। अब पुलिस उस होटल के स्टाफ से उस रूम नंबर 605 के आसपास जो रूम थे उन रूम्स की जानकारी मांगती है, जिसके बाद होटल का स्टाफ पुलिस को बताता है कि उस दिन उसके बगल वाला रूम 604 खाली था और दूसरा रूम नंबर 606 में उसी दिन जिस दिन ये लोग उस होटल में आए थे 14 फरवरी 2011 को, उसी दिन उस साथ वाले रूम नंबर 606 में भी 2 शख्स आके रुके थे। मगर अगले दिन सुबह 15 फरवरी को इस कत्ल का खुलासा होने से पहले ही ये दोनों शख्स सुबह टहलने के बहाने उस होटल से बाहर निकले थे और फिर वापस लौट के नहीं आए और ना ही उनके रूम में कोई सामान था। अब पुलिस रजिस्टर चेक करती है मगर यहाँ भी सेम वही खेल, एड्रेस दिल्ली का था जो कि फर्जी था। पुलिस के हाथ एक क्लू तो लगा था मगर इस क्लू का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस
होटल में कैमरा ही नहीं था जिससे उनकी कोई फोटो मिल पाती। अब 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे और फिर 1 महीने बाद एक फैमिली कांगड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो पुलिस को बताती है कि आपने जो ये फोटो न्यूज़पेपर में छपवाई थी, इस शख्स का नाम सुरेंद्र पाल है और वो मेरा भाई है जो कि दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है और वो पंजाब के होशियारपुर में रहता है और उसकी एक वाइफ भी है। अब पहली बार पुलिस के हाथ कोई कामयाबी लगती है। अब जब पुलिस उनसे पूछती है कि वो कांगड़ा क्या करने आया था तो उसकी फैमिली बताती है कि ये हमें भी नहीं पता कि वो कांगड़ा क्या करने आया था, जबकि उसे तो अपनी ड्यूटी पे दिल्ली होना चाहिए था। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि अपने घर वालों को बिना बताए वो किसी लड़की के साथ यहाँ घूमने आया हो, क्योंकि उस दिन 14 फरवरी भी था और उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं रहती थी, वो पंजाब में रहती थी और ये अकेला दिल्ली में रहता था। पुलिस को हुआ कि हो ना हो कत्ल तो उसी लड़की ने किया है जिसके साथ वो उस दिन उस होटल में आया था, मगर वो लड़की कौन है ये पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस उसकी वाइफ से पूछताछ करने के लिए होशियारपुर पहुंचती है, जहां पुलिस उसकी वाइफ से पूछती है कि तुम्हें किसी पे कोई शक है या तुम किसी लड़की को जानती हो जिसका तुम्हारे पति से अफेयर हो, जिस पर उसकी वाइफ पुलिस से कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब पुलिस उसके आसपास में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है और इस पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके आस पड़ोस से एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उसके आस पड़ोस के लोग पुलिस को बताते हैं कि 14 और 15 फरवरी को उसको यहाँ पे किसी ने नहीं देखा और इसी के साथ पुलिस को उसकी वाइफ के अफेयर के बारे में भी पता चलता है। अब पुलिस के शक की सुई उसकी वाइफ पे आके रुक जाती है, जिसके बाद अब पुलिस वापस कांगड़ा आती है और उस होटल के सबसे नजदीक जो मोबाइल टावर था उस टावर से उस 14 और 15 फरवरी को जितनी भी कॉल किए गए थे उन सब की डिटेल निकलवाती है। अब डिटेल आने के बाद पुलिस उनमें से 50 नंबर को शॉर्टलिस्ट करती है। अब उन 50 में से भी पुलिस 10 नंबर को शॉर्टलिस्ट करती है और अब 10 में से भी 1 नंबर को शॉर्टलिस्ट करती है और शॉर्टलिस्ट करने के बाद पुलिस देखती है कि इस नंबर से 14 फरवरी से लेके 15 फरवरी की सुबह तक 15 बार फोन किए गए और हर बार फोन सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही किया गया और 15 फरवरी की सुबह के बाद से ही यह नंबर लगातार स्विच ऑफ है। अब पुलिस ये नंबर सुरेंद्र पाल के घर वालों को दिखाती है और उन्हें बताती है कि हमें इस नंबर पे शक है, क्या आप लोग इस नंबर को जानते हैं। इस पे सुरेंद्र पाल के घर वाले काफी हैरान हो जाते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि यह नंबर उसकी वाइफ नरेंद्र कौर का है। अब पुलिस का दिमाग घूमता है और पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि उस दिन सुरेंद्र पाल के साथ जो एक लड़की थी वो उसकी खुद की वाइफ नरेंद्र कौर ही थी और इसी ने ही अपने पति का कत्ल किया है। अब पुलिस फिर से होशियारपुर उसके घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करके कांगड़ा लेके आती है। वहीं उसकी वाइफ नरेंद्र कौर इस सब से इनकार कर देती है, जिसके बाद पुलिस उस होटल के स्टाफ को उसे पहचानने के लिए बुलाती है और वो स्टाफ नरेंद्र कौर को देखते ही पहचान जाता है और फिर पुलिस उसे उसके फोन से किए गए कॉल्स के बारे में बताती है, जिसके बाद अब नरेंद्र कौर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और फिर वो अपना जुर्म कबूल करते हुए इस मर्डर की पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि अब से 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी और शादी के पहले से ही नरेंद्र कौर एक खुले मिजाज की लड़की थी। उसके शादी से पहले भी कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। अब शादी के बाद भी उसे शादीशुदा जिंदगी राज नहीं आ रही थी। उधर उसका पति सुरेंद्र पाल दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, जिस वजह से वो काफी लंबे लंबे टाइम तक दिल्ली में ही रहता था। अब इसी दौरान अपने पति की गैर मौजूदगी में उसे अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम जगदीश था उससे प्यार हो जाता है। अब जगदीश से इश्क के 1 साल बाद नरेंद्र कौर को उसी मोहल्ले में रहने वाले एक और लड़के जिसका नाम भूपेंद्र था उससे प्यार हो जाता है। अब एक नरेंद्र कौर जो कि शादीशुदा है और उसका एक पति भी है और उसी के साथ साथ उसके 2 आशिक भी हैं और इसमें भी कमाल की बात ये थी कि उन दोनों आशिकों को भी ये बात पता थी कि नरेंद्र कौर उन दोनों से प्यार करती है और इस बात पे उन दोनों को भी कोई एतराज नहीं था। अब कुछ टाइम बाद इस बात का उसके पति सुरेंद्र पाल को पता चल गया, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को डांटा और उसे समझाया कि वो ये सब बंद कर दे और कुछ टाइम के लिए उसे अपने साथ दिल्ली ले आया। अब कुछ टाइम उसे दिल्ली में अपने साथ रखने के बाद उसके पति को लगा शायद अब वो सुधर गई होगी, जिसके बाद वो उसे फिर से होशियारपुर छोड़ आया और अपने घर वालों को उस पर नजर रखने को कहा, जिससे अब नरेंद्र कौर काफी परेशान हो गई और वो अपने आशिकों से मिलने के लिए बेचैन होने लगी। जिसके बाद उसने अपने दोनों आशिकों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अपने आशिकों से कहा जब तक सुरेंद्र पाल है तब तक हम लोग मिल नहीं पाएंगे, इसलिए कोई तरीका निकालना पड़ेगा। जिसके बाद अब फाइनल हुआ कि सुरेंद्र पाल को रास्ते से हटा देते हैं। अब इन लोगों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत नरेंद्र कौर ने अपने पति सुरेंद्र पाल को फोन किया और उसे कांगड़ा में एक मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए जाने को कहा, जिसपे उसका पति मान गया। अब नरेंद्र ने अपने पति को कहा तुम दिल्ली
दिल्ली से सीधा कांगड़ा पहुंच जाना और मैं इधर होशियारपुर से कांगड़ा पहुंच जाऊंगी। अब नरेंद्र कौर सुरेंद्र पाल से पहले खुद कांगड़ा पहुंचती है और वहां पहुंच के होटल विशाल में एक फर्जी नाम और एड्रेस से आमने सामने के 2 रूम बुक करवाती है। अब बुकिंग के कुछ देर बाद वो दूसरे रूम में उसके दोनों आशिक आके रुकते हैं और फिर कुछ देर बाद उसका पति सुरेंद्र पाल भी पहुंच जाता है, जिसके बाद ये दोनों पति पत्नी मंदिर जाते हैं और रात को वापस आने के बाद नरेंद्र कौर अपने पति को खाने में बेहोशी की दवा मिला के दे देती है, जिसके बाद सुरेंद्र पाल बेहोश हो जाता है। अब अपने पति के बेहोश हो जाने के बाद ये अपने उन दोनों आशिकों को जो उसके साथ वाले रूम में रुके हुए थे उन्हें बुलाती है और फिर वो लोग बेहोश पड़े सुरेंद्र पाल पे कई बार चाकुओं से हमला करते हैं और कोशिश करते हैं कि लाश का चेहरा भी बिगड़ जाए, जिससे ये लाश कभी पहचान में ही ना आए और ना ही इसका कोई सुराग किसी को मिले, क्योंकि होशियारपुर कहाँ, कांगड़ा कहाँ और दिल्ली कहाँ। अब सुरेंद्र पाल का मर्डर करने के बाद ये लोग अगले दिन सुबह सुबह वॉक करने के बहाने उस होटल से निकल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद ही सुबह सुबह नरेंद्र कौर भी बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उस होटल से निकल जाती है, जिसके बाद ये तीनों अलग अलग वापस होशियारपुर पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो नरेंद्र कौर ने इस पूरे मर्डर की बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की थी और शायद उसे पकड़ना काफी मुश्किल होता और पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना भी काफी मुश्किल होता अगर वो एक गलती ना करती, और वो गलती थी उस होटल में पहुंचने के बाद उसने अपने मोबाइल से अपने आशिकों को 15 बार 10-10 15-15 सेकंड की जो कॉल की थी और उस कॉल करने की वजह से उसके फोन की लोकेशन उस होटल पे शो कर गई। अगर वो अपना मोबाइल कांगड़ा के उस होटल में यूज ना करती तो उसकी मौजूदगी शायद कभी भी होशियारपुर की जगह कांगड़ा में साबित नहीं हो पाती, लेकिन एक छोटी सी गलती और मोबाइल की लोकेशन की वजह से ये सारा भेद खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके साथ साथ उसके दोनों आशिकों को भी गिरफ्तार कर लिया और तीनों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी बीवी की थी जिसके एक नहीं बल्कि 2 आशिक थे और एक पति था, और मजे की बात दोनों आशिकों को भी ये बात पता थी कि वो दोनों एक से ही प्यार करते हैं और दोनों को ही कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, और इन सब के चक्कर में वो बेचारा पति बेवजह मारा गया, जिसके बाद एक मोबाइल कॉल की वजह से वो पकड़ी भी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारे इस छोटे से परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।